डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के स्मृति में, चरणों में, उनके चित्र पर सुदर्शन के करोड़ों दर्शकों की तरफ से नमन करता हूं। बाबा साहब जी, आपने स्थापित किए हुए हिंदुस्तान के संविधान के साथ पिछले दरवाजे से जो खेल हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, जिनके अधिकारों के लिए आपने अपना जीवन लगाया, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं और उसकी लड़ाई में जो लड़ रहा हूं उसके लिए आपका आशीर्वाद मिले, ये भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और मित्रों, मेरे परम आराध्य, जिस लड़ाई में मैं हमेशा ऐसी लड़ाई में छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करता हूं, और इसलिए मैं हिंद हृदय सम्राट, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जी से प्रार्थना करता हूं कि महाराज जी, जिन विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध आप लड़े, उन्हीं को अपना पूर्वज मानने वाले इस देश के गद्दारों के खिलाफ लड़ने की शक्ति के लिए, किसी भी प्रकार के बलिदान के लिए तैयारी मन की हो, ऐसी शक्ति दे। मित्रों, आज मैं आपके सामने जो शो लेकर आया हूं, इसका नाम ना बिंदास बोल है, ना मुझे ऐसा करना है क्या ये भी पता नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा करूं तो इस देश के कुछ लोगों को डर लगता है। मैं बिंदास बोल कहूं तो कुछ लोग बौखला जाते हैं। और इसलिए आज मैं जब आपके सामने इस शो को करने के लिए उपस्थित हूं, हमेशा की तरह 8 मिनट पहले मेरे पास देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हाईकोर्ट का आदेश आया है, और उस आदेश में यह कहा गया है कि सुदर्शन का 28 तारीख शुक्रवार, मतलब इस वक्त का बिंदास बोल नहीं हो सकता, जो कि हमने जिसमें कहा गया था यूपीएससी जिहाद और नौकरशाही जिहाद का यह कार्यक्रम रहेगा। यह आदेश जब दिया गया तो हम वहां कोर्ट में उपस्थित नहीं थे, हमारे पास किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं पहुंची थी, स्वाभाविक हम वहां नहीं थे। आदेश की जानकारी सोशल मीडिया के द्वारा पता चल रही थी, लेकिन कॉपी नहीं मिली थी, जो केवल 8 मिनट पहले मुझे मिली है। और मैं इन तमाम संस्थाओं का सम्मान न करते हुए यह कार्यक्रम करूंगा, ऐसा कहने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि मैं उनका वंशज नहीं हूं। जो इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर पर दिए हुए आदेश की, उसके बाद भी अवहेलना करते हैं, उस पर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, जजों पर सवाल उठाते हैं, मैं उस विदेशी आक्रांताओं का वंशज नहीं हूं, न मैं उनको बाप दादा मानता हूं। मैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज और इस माटी का व्यक्ति हूं, प्रभु रामचंद्र जी का वंशज हूं, और इसलिए मेरे में धैर्य है, मेरे में धैर्य है। मैं घोषणा करता हूं कि आज मैं भले ही यहां पर हाईकोर्ट के आदेश के सम्मान में इस शो को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर रहा हूं, मैं कोर्ट से आदेश लेकर इसको पुनः करूंगा, लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कब तक मनाएगी? जिन्होंने चोरी की है, डकैती डाली है, जिन्होंने इस देश के सिस्टम में घुसकर इस देश के दलित, पीड़ित, हमारे भाइयों की अधिकारों का हनन किया है, घुसपैठ की है, मैं उसका पूरा खुलासा क्यों के कोर्ट का सम्मान करना है, यह न करते हुए यह प्रश्न उठाना चाहता हूं आज के शो में कि 15 साल से चैनल चलाने वाले इस चैनल का कोई अपना मीडिया का, अपने अभिव्यक्ति का अधिकार है क्या? नहीं। मेरी पत्रकारिता को 30 वर्ष हो रहे, मैंने 17वें साल में कॉलेज कैंपस के रिपोर्टर के तौर पर अपने जीवन की शुरुआत की थी। 30 वर्षों में हमारे पत्रकारिता पर किसी प्रकार का कोई अपराध साबित नहीं हुआ, इस चैनल पर कोई अपराध साबित नहीं हुआ, आरोप तो किसके ऊपर नहीं हुए, लेकिन ऐसे चैनल को अपना शो करने से रोका जा रहा है। और इसलिए मैं दिखाना भी चाहूंगा कि कितने बड़े नोटिस है, 2000 पेजेस के आसपास के नोटिस है, पेपर से, जिसमें आदेश किया गया है। लेकिन ध्यान रखना, कोर्ट के पीछे छुप रहे हो। कोर्ट ने यह आदेश इसलिए दिया क्योंकि हम वहां उपस्थित नहीं हो पाए थे, यह भी शायद व्यवस्था थी, सवेरे नोटिस, दोपहर में आदेश और शाम तक हमको पहुंचना। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जरा पूरा लाइए, सारे पूरे लाइए, पूरा लाइए ना, ये सारे, ये देखिए, ये आदेश अभी मेरे पास पहुंचे हैं। ये तो 25% ही डॉक्यूमेंट है, और भी डॉक्यूमेंट है। इसमें कहा गया कि स्टे टू ब्रॉडकास्ट प्रपोज प्रोग्राम टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ द हियरिंग विच इज
7 सितंबर तक कार्यक्रम को पोस्टपोन करने के लिए कहा गया है। हालांकि मेरे पास सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार भी है, लेकिन मैं इसी न्यायालय में जाकर इसी न्यायाधीश जी के सामने यह कहूंगा कि मेरी बात सुनिए, आज 7 तारीख तक इस देश के अंदर चल रही आजादी के बाद की सबसे बड़े षड्यंत्र को मुझे खोलने का मौका दीजिए। मेरे ऊपर क्या आपत्तियां लगाई गई? मुझे यह कहा गया कि मैं एक तरफा पक्ष रख रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने तो खुलेआम ट्विटर पर कहा था, मेरे सारे सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा था, जो लोग अपने पक्ष को रखना चाहते हैं, सुदर्शन उनसे अपने शो में आने के लिए निमंत्रित करता है, सहर्ष निमंत्रित करता है। मैंने यह भी ट्वीट किया था, जिस जामिया ने आज न्यायालय का सहारा लिया है, मैंने कहा था मैं आपके कैंपस में आकर शो करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि भले ही कुछ लोग उस कैंपस को पाकिस्तान का कैंपस बनाना चाह रहे हो, सुरेश चौहान की हिम्मत रखता है कि वहां पर आकर शो करूं, आपसे संवाद करूं। संवाद ही मेरा सेट है, यही मेरा तरीका है सुनने की। आप में धैर्य नहीं है तो आपकी कमी है। इसलिए मैंने किसी को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया, अवसर नहीं दिया। यह कहना पूर्णतः गैर कानूनी या संवैधानिक है। मित्रों, वैसे 15 वर्ष और करीब 1400 एपिसोड पूरा कर चुका आपका यह सुदर्शन चैनल आज विश्व का एक ऐसा चैनल बन गया है जिस चैनल पर उसका शो प्रकाशित होने के पहले ही न्यायालय ने रोक लगा दी है। अंग्रेजों के जमाने में स्वतंत्र वीर सावरकर, जिन्होंने देश के पहले स्वतंत्रता समर पर पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक पर छपने के पहले ही रोक लगी थी। मैं सावरकर भक्त हूं, निस्सिम भक्त हूं, शब्दशाह भक्त हूं, और इसलिए सावरकर जी के ऊपर जो एक सम्मान था, उसका छोटा सा अंश मेरे जीवन में भी मुझे मिला, और मेरे शो पर भी उसको प्रदर्शित होने के पहले रोक लगी। यह मेरा सम्मान है। मैं और ज्यादा डीप रिसर्च करूंगा और इस कंटेंट को लेकर आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। मुझे इस देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है कि वो मुझे अपना बात रखने का पूरा अवसर देगी, और मैं वो रखूंगा, किसी भी कीमत पर रखूंगा। कुछ दिन तुम लोग भाग सकते हो, हमेशा के लिए भाग नहीं सकते। सुदर्शन चक्र जब एक बार चल पड़ता है तो यह तय है कि बुराई का अंत करता है। यह हमारे धर्मशास्त्र कहते आए हैं, और यह होकर रहेगा। अगला आरोप क्या लगा रहे? मैं आज फोन लाइन खोलकर इस देश की जनता को अपने मुद्दे रखने के लिए कह रहा हूं। साथ साथ में जो नोटिस मेरे पास आई है, मेरे सहयोगी उसमें से प्रमुख मुद्दों को मुझे अपडेट भी करेंगे और यह भी बताएंगे कि वो क्या कहना चाह रहे। लेकिन आज के लिए यह सबसे बड़ी खबर आपके लिए यह है कि हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में किसी समाचार चैनल का कोई कार्यक्रम प्रदर्शित होने के पहले ही उस पर स्टे लगाया गया है। और मैं, क्योंकि इस देश के संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान यही मेरा जीवन का लक्ष्य है, और इसलिए उसके सम्मान के लिए रुक रहा हूं। और इसलिए मैं आज ये 1 घंटे का शो तो करूंगा ही, लेकिन मैं उन मुद्दों को नहीं उठाऊंगा जिसमें न्यायपालिका ने कहा है कि इन मुद्दों पर आप 7 तारीख तक, जब तक अगला फैसला नहीं होता, नहीं उठाएंगे। अरे भाई, हम तो लंबे सपने देखने वाले और लंबे सपनों को पूरा करने वाले लोग हैं। डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 में सपना देखा, यह देश हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। उस सपने को पूरा करने के लिए, कई जीवन लगाने के लिए जो पीढ़ियां तैयार रहती ही, उसमें से तो मैं एक छोटा सा अंश हूं, और इसलिए मेरे में धैर्य है। मैं 7 तारीख के पहले ही इसको करने का प्रयास करूंगा, लेकिन अगर कोर्ट 7 तारीख ही कहे तो मैं 7 तारीख को आपके पास लेकर आऊंगा। मुझे तो आपने 2000 पेजेस का ऑर्डर थमाया है, मेरे पास तो 2 रिक्शा भर के डॉक्यूमेंट है। कौन अटेंड करता था, कौन एडमिशन देता था, किसके नाम पर पैसे आते थे, सब है। आज बोलना नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन इतने कागजात लेकर 2 महीने की 8 लोगों के टीम ने की हुई रिसर्च, और आपके ही अंदर के कुछ लोग जिनको इस देश की ये लूट गद्दारी स्वीकार नहीं हुई, उन्होंने हम तक पहुंचाई हुई बातें, ये हमारा पास है, और हम इसको लेकर कहेंगे
यह बताने में तो मुझे इस देश के कोर्ट में कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि तो अच्छा हो गया यह मामला कोर्ट में चला गया। अब मैं हाई कोर्ट में जब जाऊंगा तो साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो मांग मैं कर रहा हूं, जो कागजात मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप आदेश करिए कि स्वतंत्रता के बाद आज तक इस पूरे सिस्टम में, और खास करके जब से हम आरोप लगा रहे हैं कि इस सिस्टम में ऐसे ऐसे कानून बनाए गए जिससे मुसलमानों को ही फायदा होता है, इसकी जांच हो। यह बात मैं वहां पर कहूंगा। और इसलिए मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में जो कि जनता का कार्यक्रम है, आपका फोन लाइन पर स्वागत है। मैं आपको निमंत्रित कर रहा हूं कि आप अपने स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करिए और पूछिए उनको जिन्होंने इस शो को रोकने के लिए न्यायालय का सहारा लिया। उनमें हिम्मत नहीं हुई कि कैमरे में आए, उनमें वो सामर्थ्य नहीं है कि मुझे अपने कैंपस में बुलाएं। वो ऐसे डरपोक है जो बातचीत करने से डरते हैं और इसलिए इस देश के ऐसी व्यवस्थाओं का गलत फायदा उठाते हैं। मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए अपनी बात को आगे रखता हूं। मैं कॉलर के पास चल रहा हूं, साथ साथ में हमारे सहयोगी साइड में ये दिखाएंगे किसने अपील की थी, क्या कहा था, क्या आरोप लगे थे, और हमारे यहाँ बैंड्स तमाम चलते रहेंगे जिसमें ये सारी बातें भी चलती रहेगी। मैं आपके साथ संवाद करता हूं, साथ साथ में मुझे जैसे जैसे अपडेट किया जाएगा वैसे वैसे मैं आपके सामने इन मुद्दों को भी रखूंगा। कॉलर के पास चलते हैं, ये भी दीजिए। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद, बोलिए। मैं वेद प्रकाश, बोलिए। नमस्ते। मैं वेद प्रकाश बोल रहा हूँ। बोलिए। देश के लिए, देश की जनता के लिए कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देता हुआ ये बात कहूंगा कि हम आपके साथ हैं, मरने जीने तक साथ हैं, तन मन धन से साथ है, कहीं भी बुलाएंगे चक्का जाम कर देंगे इस देश का। ये तो मेरी अपनी बात है। दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा मैं कि आप कह रहे हैं उन लोगों से पूछिए डरपोक, वो तो डरपोक है ही, लेकिन न्यायालय क्या कर रहा? जिस न्यायालय को गालियां दे रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के उन जज को कहा रंडी के समान है, उनके से तो डरते हैं, वो उनसे कुछ नहीं करते। अब जो हम हिंदू, हम तो इनकी बात मानते हैं, हमें स्टे दे लेते हैं। ये कोर्ट को सोचना चाहिए ना, कोर्ट को सोचना चाहिए। जो लोग गाली देते हैं, अभी रंडी कह रहे थे रंडी की तरह बिक गया, उसको तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनको अरेस्ट करो, सबको जेल में डालो, उनको देशद्रोह का उसको केस करो। और जो हम हिंदू हैं, हम सम्मान करते हैं, तो हमको डंडा लेके खड़े हो जाते हैं कोर्ट। तो कोर्ट को ये सोचना भी चाहिए, ठीक है कोर्ट मानते हैं, सम्मान करते हैं, तो किस बात का सम्मान करा रहे? वो गालियां खा रहे, खुद इनसे गालियां खा रहे, इनसे डर रहे हैं। तो ये कौन सा चला रहा है? दोहरी नीति होगी। आप इनको ये चलिए, हम न्यायालय पे बात नहीं करना चाहते। मैंने कहा ना कि बात उनके खिलाफ करिए जो इस कार्यक्रम को रोकने के लिए सामदाम दंडभेद क्या नहीं किया गया हमारे खिलाफ। मैं आपको ऑडियो कॉल भी सुनाऊंगा। हमको लालच दी गई, 25 करोड़ रुपए की लालच कि ये शो मत करना, अपनी रकम लिख लेना और जो चाहिए करना। लेकिन सुरेश चौहान की और सुदर्शन ना बिकने वाला है ना झुकने वाला है, ये झुकाने वाला है। ये 15 वर्षों का इतिहास है। और इसलिए मित्रों, हमारे साथ क्या किया गया? कोर्ट में चले गए, देश के तमाम हाई कोर्टों में चले गए। 1000 से ज्यादा पुलिस स्टेशन पर हमारे खिलाफ एफआईआर के लिए कंप्लेंट की गई है। कैसे की गई? संगठित तरीके से ट्विटर पर, बाकायदा गूगल ड्राइव पर हमारे खिलाफ नोटिस ड्राफ्ट की गई। कहा गया कि यहां से डाउनलोड करिए। माननीय न्यायालय, ध्यान रखिए जो बात मैं आपके लिए इस शो से कह रहा हूं, क्या किसी व्यक्ति पर देश में 1000 जगह पर एफआईआर करने के लिए एक जगह से नोटिस तैयार करके भेजना, क्या यह अपराध नहीं है? मैं कहता हूं कि मेरे विरुद्ध इस देश के 1000 नहीं लाखों लोगों की कंप्लेंट हो और वो करे, कोई बात नहीं। लेकिन संगठित तरीके से एक पार्टी या कई पार्टियां मिलके, कुछ संगठन मिलके अगर एक ड्राइव चला रहे हैं कि सुरेश चौहान के पे एफआईआर करो, तो मुझे तो एफआईआर से डर नहीं है। 15 वर्षों में इतना घस गए हैं कि अब ये इनके तमाम जो नाटक है सिस्टम का दुरुपयोग करने के, उसको कैसे पार पाना है पता चल गया है। 40 एफआईआर मेरे ऊपर हुए थे, एक भी एफआईआर में कोई सजा तक ये पहुंचा नहीं पाए। मुझे ना जेल जाना पड़ा, ना पुलिस स्टेशन जाना पड़ा मित्रों, क्योंकि मैं जानता हूं कि असत्य के साथ आरोप लगाने वाले लोग कभी भी किसी सत्यवान व्यक्ति को पराजित नहीं कर सकते।
सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, पराभूत नहीं हो सकता, ये मेरा दृढ़ विश्वास है और इसलिए मैं सत्य के रास्ते पर कायम हूं। मुझे कहा गया कि मैं आईपीएस और आईएएस इस व्यवस्था के खिलाफ हूं। मैं जरा कंट्रोल रूम को कहूंगा कि जरा वो 2 ट्वीट दिखाइए। मेरे खिलाफ जो ट्वीट किया गया आईपीएस एसोसिएशन के द्वारा उसको 60,000 से ज्यादा लाइक मिले हैं। लेकिन आज एक एसपी का बलिदान हुआ, उस एसपी के बलिदान पर जो ट्वीट किया गया उस ट्वीट को 600 से भी कम लाइक मिले। इस एसोसिएशन के द्वारा किया गया जो ट्वीट है उसको दिखाइए। इसको मैं तब तक बात कर लेता हूं। इस देश के आईपीएस एसोसिएशन को उतरने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि मेरा तो यह पूरा अभियान आईएएस और आईपीएस के सिस्टम में गलत लोग ना आए तो जो चुनने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के विरुद्ध है। मैं तो वो व्यक्ति हूं जो रोज रात को 9:59 पर एक प्रोमो चलाता हूं और मैं कहता हूं कि आप जो सोने के लिए जा रहे हैं, जो चैन की नींद सोने जा रहे हैं, ये जिनके कारण है उस सीमा पर खड़े जवान को, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान को और पुलिस के जवान को याद करिए। मैं ये जब कहता हूं ये कहने वाला चैनल है। ये देखिए आईपीएस एसोसिएशन का ये ट्वीट है जिसमें कहा गया था कि सुदर्शन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सुदर्शन ने कंडेम्ड किया उन्होंने हमारे कार्यक्रम को और इसलिए इस ट्वीट पर तो 34,000.5 लाइक है। लेकिन जो दूसरा ट्वीट है जिसमें मतलब मेरे खिलाफ वाले लोग ये देशभक्त नहीं है, इन्होंने मेरे खिलाफ वाले ट्वीट को तो 34,000 करीब 35,000 लोगों ने लाइक किया, लेकिन जो एसपी के बलिदान का ट्वीट है उसको केवल 600 लोगों ने लाइक किया। ये इस देश के मुझे विरोध करने वाले लोगों की सच्चाई है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन भी इसमें उतर गया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्या रोल था इनका? कोई रोल नहीं था। मैंने तो इन पे आवाज ही नहीं लिया था, लेकिन फिर भी इन्होंने ये भी उतर गए। लेकिन मित्रों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि देश के कई पुलिस ऑफिसर, वर्किंग पुलिस ऑफिसर, वर्किंग आईएएस ऑफिसर्स, उन्होंने कहा कि ये जो ट्वीट किया गया लिखित में किया, उन्होंने कहा कि ये आईएएस ऑफिसर एसोसिएशन ने उस चैनल के खिलाफ जो कि हमेशा पुलिस के खिलाफ खड़ा होता है, जवान के साथ खड़ा होता है, उसके खिलाफ कैसे ट्वीट किया, किसको पूछ के किया? क्या इसको एग्जीक्यूटिव कमेटी की परमिशन थी या आईपीएस एसोसिएशन का ट्विटर हैंडल में भी कोई इन्फिल्ट्रेशन हुआ है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक आईपीएस ही पूछ रहा है। इसका जवाब अभी भी 24 घंटे से ज्यादा समय बीतने के बाद भी आईपीएस एसोसिएशन नहीं दे पाई है। खैर, आईपीएस एसोसिएशन पुलिस फाउंडेशन को दूर रखते, क्योंकि ये तो खामखा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी की तरह इनको उतारा गया। कैसे उतरे ये भी उनको पता नहीं है। मेन मुद्दा जो है, जो प्रमुख लोग हैं इस कार्यक्रम का विरोध करने वाले, उन पर बात करते हैं कि जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं। क्या तर्क दिया गया कि ये मेरा तो प्रोमो ही आया था ना, केवल 30 सेकंड के प्रोमो से इस देश का 40 करोड़ मुसलमान डर गया। क्या उस प्रोमो में उतनी ताकत है या 40 करोड़ डरपोक है? क्या है? दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है ना। सारी चीजें कैसे एक जैसी हो सकती है? मुझे बताइए, क्या है ऐसा उस प्रोमो में? यह कहा गया है इस नोटिस में कि डिफॉर्मेटरी, मतलब अर्वाच्य भाषा में या अपमानजनक शब्दों का उल्लेख किया। मेरा प्रोमो क्या कहता है? मुस्लिम नाम लेता है। क्या मुस्लिम गाली है क्या? मैं उनको पूछता हूं जिन्होंने ये हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते समय मेरे प्रोमो के कंटेंट को लगाया, मैं उनको पूछता हूं कि क्या मुसलमान कहना गाली है? कैसे इस शब्द का क्या आपने वैल्यू बना दिया है? गाली है? यूपीएससी गाली है? नौकरशाही जिहाद गाली है? मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं, स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं कि ट्विटर पर मेरे लिए लाखों कंप्लेंट की गई, लेकिन ट्विटर ने उत्तर दे दिया।
ट्विटर ने कहा कि जो प्रोमो मैंने पोस्ट किया है उसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, इसलिए हम आपके प्रोमो के विरुद्ध, जो ट्वीट किया उसके कंटेंट के विरुद्ध जांच करने के बाद कोई भी एक्शन ना लेने का निर्णय करते हैं। दिखाइए, ये ट्विटर ने मुझे भेजा हुआ उत्तर है ईमेल पर, जिसमें ट्विटर आईडी से लेके पूरा कंटेंट डाला गया है, और वो सारा कंटेंट के बावजूद ट्विटर ने एक्शन नहीं लिया। मिलियंस में कंप्लेंट थी। तो मुझे ये बताइए, सबसे ज्यादा सख्ती के साथ पेश आने वाले ट्विटर ने भी अगर मेरे कंटेंट को गैरकानूनी नहीं कहा, तो कोई पुलिस स्टेशन, कोई न्यायपालिका इसको कैसे गैरकानूनी कह रही है, ये मैं न्यायालय में उपस्थित होकर अपने प्रश्न को अवश्य पूछूंगा। और इसलिए इसको आपके सामने मैंने स्क्रीन पे रखा है, मेरे ट्विटर पर भी शेयर किया है। ये लड़ाई ट्विटर पर बहुत बड़ी संख्या में लड़ी गई, मेरे विरोधियों ने भी। और सुरेश चौहान के आगे बढ़ो या भारत विद सुरेश चौहान के इस पर ट्वीट करने वाले मेरे मित्रों, मुझे पता है कि ये मेरा व्यक्तिगत नहीं, मेरे विचारों का आपका समर्थन है, और आपने मेरा यह समर्थन किया, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। लेकिन ना लड़ाई ये शो होता तो भी पूरी होती, खत्म होती, ना ये शो आज नहीं कल परसों होगा, तब खत्म हो जाएगी। लड़ाई लंबी है, बहुत लंबी है, और इस लंबी लड़ाई को पूरा करने के लिए सुरेश चौहान के आज आपके सामने खड़ा है, और यह लड़ाई किसी भी कीमत पर जारी रखेगा। मैं सुरेश चौहान के आपको आज वचन देता हूं कि मैंने जो लड़ाई यहां शुरू की है, जिसको मैंने नौकरशाही जिहाद और यूपीएससी जिहाद कहा है, इसको अंतिम सांस भले ही लगे, लेकिन मैं इसको अंतिम पड़ाव तक लेकर जाऊंगा। इस देश की व्यवस्था में घुसने के रास्तों को बंद करूंगा। इस देश की यूपीएससी सिस्टम का मैं पुनः नवनिर्माण करने के लिए भारत सरकार को आग्रह करूंगा, और वो करने तक शांत नहीं बैठूंगा। केवल मीडिया चैनल ही नहीं, सारे रास्ते जो संविधान ने मुझे दिए हैं उसका उपयोग करके इस लूट को रोक कर दिखाऊंगा। ऐसा वचन मैं आज आपके सामने देता हूं। मेरे हाथ के नीचे ही भले आपको कोई अग्नि न दिखे, लेकिन मानिए कि इस हृदय में जो धधकती ज्वाला है, यही इस हाथ के नीचे है, जिसके ऊपर हाथ रख के मैं ये वचन आपको दे रहा हूं। हम लड़ाई बीच में छोड़ने वाले लोग नहीं है। एक कॉलर ने अभी कहा कि जान भी दे देंगे। मित्रों, जान देने की जरूरत नहीं है, वो तो जब देने की जरूरत आएगी तो हम जान देंगे ही, लेकिन इस वक्त देश के लिए जान देने की नहीं, देश के लिए जीने की जरूरत है। और मेरा वाक्य है, अशांति के समय में कम खून बहे, इसके लिए शांति के समय में ज्यादा पसीना बहाइए। हमने ये निकाला, भाई देश का दूसरा चैनल भी निकालता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं तो अभी भी कंटेंट देने के लिए तैयार हूं, अगर कोई करना चाहता है तो करे। लेकिन क्यों मुसलमानों का नाम आने पर क्यों डरते हैं लोग, क्यों आगे नहीं बढ़ते हैं, क्यों जांच नहीं होती है, क्यों रोका जाता है, क्यों रोका जाता है? भाई अगर वो इस देश के नागरिक अपने आप को कहते, संविधान को मानते, तो आपको संविधान ने यह शब्द उपयोग में नहीं लाना चाहिए, ऐसा तो कभी नहीं कहा है। मुझे कभी प्रसारण मंत्री ने कहा था 15 वर्ष पहले कि सुरेश जी, आप बाकी चैनल कहते हैं वर्ग विशेष, विशेष जाति, अल्पसंख्यक, आप सीधे मुसलमान क्यों कहते हैं? तो मैंने 15 वर्ष पूर्व के प्रसारण मंत्री को प्रश्न पूछा था कि मुझे बताइए कि मुसलमानों को मुसलमान नहीं तो क्या कहूं? आप जो पर्यायी शब्द देंगे मैं उसको उपयोग में लाऊंगा। लेकिन 15 वर्षों में इस देश के 15 प्रसारण मंत्री बदले होंगे, किसी ने मुझे इसका वैकल्पिक शब्द नहीं दिया। मैं इस देश के मुसलमानों को पूछता हूं कि आप बताइए, मैं आपको मुसलमान नहीं तो क्यों कहूं? जब आप कहते हैं, आपको आपत्ति है ना मेरे मुसलमान कहने पे, मैं आपको पूछता हूं, जब आप कहते हैं कि देश के मिलिट्री में, पैरामिलिट्री में, पुलिस में, अधिकारियों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं है, ऐसा कहते समय आप मुसलमान शब्द उपयोग में लाते, और जब मैं कहता हूं कि मुसलमानों की संख्या अचानक कैसे बढ़ रही है, तो आपको मुसलमान शब्द लेने पर आपत्ति होती है। ये कैसा विरोधाभास है? मैं चाहे तो ओवैसी का वीडियो भी दिखाइए कि कैसे ओवैसी गिना रहा है कहां पर कितने लोग हैं। भाई अगर ओवैसी कह सकता है, बुखारी कह सकता है,
देश के तमाम मुसलमान कह सकते, तो मैं क्यों नहीं कह सकता? ओवैसी का वीडियो भी दिखा देते हैं। CISF, ITBP, these are all under the central government. Public sector banks. I challenge the government of India and the BJP government to please issue data. In last 4 years, under these central sector, whether banks, whether railways, central paramilitary forces, how many recruitment of minorities have taken place? CRPF, CISF, ITBP, these are all under the central government. Public sector banks. I challenge the government of India and the BJP government to please issue data. In last 4 years, under these central sector, whether banks, whether railways, central paramilitary forces, how many recruitment of minorities have taken place? CRPF, CISF, ITBP, these are all under the central government. Public sector banks. I challenge the government of India and the BJP government to please issue data. In last 4 years, under these central sector, whether banks, whether railways, central paramilitary forces, how many recruitment of minorities have taken place? तो देखिए, अब मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं, जिस ट्वीट का मैं जिक्र कर रहा था। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैं नंगा करना चाहता हूं उन सबको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, अपने अधिकारों के नाम पर कितने गिरे हुए हैं। देखिए, ये वो ट्वीट है जो आईपीएस एसोसिएशन ने मेरे विरुद्ध किया था। पहले इसको देखिए, ये आईपीएस एसोसिएशन ने किया हुआ ट्वीट है जिसमें 62,000.9 करीब 63,000 ट्वीट लाइक हुए हैं इस पर, जो सुदर्शन के टीवी के खिलाफ किया गया है। 27 अगस्त को कितने लाइक हैं? 62,900। अब जरा दूसरा ट्वीट दिखाइए, दूसरा ट्वीट दिखाइए। ये आज हमारे एक अधिकारी शहीद हो गए। शहीद शब्द को वापस लेता हूं क्योंकि शहीद हमारा शब्द नहीं है, मैं बलिदान का शब्द का उपयोग करता हूं कि तेलंगाना के एक कॉप आज एडिशनल एसपी आज इस देश के लिए बलिदान हुए। उनका ट्वीट इसी हैंडल से आईपीएस एसोसिएशन से किया गया और कितने लाइक हैं? 722। जवाब दो। मैं सुदर्शन के दर्शकों की तरफ से इनके स्मृति को अभिवादन करता हूं जिन्होंने इस देश की अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। अब मुझे बताइए, अरे भाई, अगर आईपीएस एसोसिएशन मेरे खिलाफ ट्वीट करे तो 63,000 और एक बलिदान के लिए 600-700, यह आपका दोहरा चरित्र दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? मेरा नाम शिरीष चौधरी है। मेरा ध्यान गया है, उत्कर्ष आनंद एक लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने एक ट्वीट की है आपको टैग करते हुए। उससे इस पूरी तस्वीर को एक नए सिरे से देखने की जरूरत है। उनकी ट्वीट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज मना कर दिया था कि आपके चैनल पे वो प्री ब्रॉडकास्ट बैन नहीं करेंगे। आई रिपीट, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि आपके प्रोग्राम को प्री ब्रॉडकास्ट बैन नहीं किया जाएगा। उसके बाद ये दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली गई जहां बिना सुने इन्होंने एक इंटरिम बैन लगाया। इसलिए क्या ये आदेश दिल्ली हाईकोर्ट का एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने बैन करने से मना कर दिया था, उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट गए और वहां से बिना आपका पक्ष सुने ये आदेश लेकर आ गए हैं। ऐसी ट्वीट उत्कर्ष आनंद ने की है जिसमें आपको भी टैग किया गया है। इस हालात में ये चीज देश के सॉलिसिटर जनरल और लॉ मिनिस्टर को भी देख के, तो क्या ये चीज जायज है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब मना कर दिया आपके इसको बैन, किसी तरह का बैन? चलिए आगे आप देखिए, कपिल मिश्रा जी ने ट्वीट किया है जो अभी हमको कंट्रोल रूम ने दिया है। वहां सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश चौहान के प्रोग्राम पर रोक लगाने से मना किया। इसके बाद हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट को बताया नहीं कि सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका है। क्या फ्रॉड तरीके से इस कार्यक्रम को रुकवाने की कोशिश हुई है? सुरेश चौहान के आगे बढ़ो के लिए कपिल जी आपका धन्यवाद। यह बात तो मुझे भी पता नहीं थी, यह बात मुझे पता नहीं थी कि ये सुप्रीम कोर्ट भी गए। मुझे यह भी पता नहीं था कि हाई कोर्ट में भी हमारे खिलाफ आज कोई सुनवाई है, क्योंकि मित्रों हम तो लो बजट पर चलने वाले चैनल हैं।
हमारे पास तो ना पेट्रोल डॉलर आता है ना ईमान बेचने का पैसा है। हम तो ईमानदारी के साथ दिन रात मेहनत कर कर टीम सुदर्शन अपना ये चैनल चलाती है, इसलिए हमें पता ही नहीं चला कि हमारे खिलाफ ये भी षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन ये कितना बड़ा अपराध है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाने से मना करने की बात देश के उच्च न्यायालय को एक ही शहर में 1 किलोमीटर के अंदर नहीं बताई गई। इसका मतलब जो आज मेरा कार्यक्रम रोकने का प्रयास हुआ है, यो इस देश की न्याय व्यवस्था के आंखों में धूल फेंक कर हुआ है। और मैंने कहा ना, बकरे की अम्मा कितने दिन खैर मनाएगी। एक तथ्य सामने आ गया है और इस तथ्य के साथ मैं हाईकोर्ट के सामने जाऊंगा कि आपके सामने यह तथ्य छुपाया गया, मेरा पक्ष रखिए। और जब मैं पक्ष रखता हूं तो क्या होता हूं, जाकिर नाइक को याद करिए। ऐसा ही मैंने जाकिर नाइक के खिलाफ शो किया था। देश के 9 मुसलमान सांसद सारे दलों के मिलके और एक अल्पसंख्यक विभाग का मंत्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास गए थे और उन्होंने लिखित में मेरे खिलाफ कंप्लेंट करके प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी को भेजा और मनीष तिवारी ने मेरे ऊपर चैनल बंद क्यों ना किया जाए इसका नोटिस भेजा था, शोकॉज भेजा था। मैंने उसके उत्तर में 2500 पेजेस का जवाब दिया था और मैं वो उत्तर लेकर उस अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री के रहमान खान के पास उनके चैम्बर में गया था। विदाउट अपॉइंटमेंट गया था क्योंकि मुझे पता था वो मुझे अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, इसलिए गया था। मैंने उनको कहा कि ये गद्दार है, देशद्रोही, ये नमक हराम है, इस देश को तोड़ना चाहता है, इसके ये सबूत है। क्या ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मेरे कार्यक्रम को रोकने के लिए आप प्रधानमंत्री के पास गए? तो बताइए, राजनीति खत्म करनी है, पॉलिटिकल सुसाइड करना है, या मैं आपको मौका देना चाहता हूं कि आप जाकिर का साथ छोड़ दीजिए और कहिए कि आपके सामने पूरा तथ्य नहीं रखा गया था। तो के रहमान खान, कर्नाटक से सांसद, कांग्रेस के नेता, उन्होंने कबूल किया कैमरे के सामने कि मुझे पूरा तथ्य पता नहीं था। हमारे समाज के कुछ लोग आए और हम प्रधानमंत्री के पास गए और आपके ऊपर कार्रवाई की मांग हमने की। हम जाकिर नाइक का समर्थन नहीं करते। मतलब जो बेईमानी तब की गई थी वही बेईमानी अब फिर की गई है और इस देश के हाईकोर्ट को नहीं बताया गया। मैं वो ट्वीट को दोबारा दिखाने के लिए कहूंगा जो कपिल मिश्रा जी ने ट्वीट किया है, इसको फुल स्क्रीन दिखाइए। मैं फिर इसको पढ़ता हूं। वहां सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश चौहान के प्रोग्राम पर रोक लगाने से मना किया, उसके बाद हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट को बताया नहीं कि सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका है। क्या फ्रॉड तरीके से इस कार्यक्रम को रुकवाने की कोशिश हुई है? ये एक तरीके से कैसा गैर कानूनी कार्य है। और ये मुझे लगता है ये उन्हीं को ट्वीट किया है जिनका उल्लेख थोड़ी देर पहले आगे बढ़ते हैं। अगला आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है कि धर्म के आधार पर हिंसा की भावना पैदा करना। भाई मैंने तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्शन लिए थे। मैंने कौन सा आपका धार्मिक भावना की थी? मैंने तो ना मोहम्मद साहब का नाम लिया, ना मैंने इस्लाम का नाम लिया, ना मैंने कुरान का नाम लिया, ना मैंने किसी प्रथा का उल्लेख किया, ना मैं उसमें गया। मैंने तो सीधे सीधे कहा कि बाबा साहब आंबेडकर जी ने इस देश के दलित पीड़ित लोगों के लिए जो व्यवस्था बनाई, उसके साथ जो हो रहा है उसका मैं पर्दाफाश करूंगा। तो इसमें धार्मिक भावना का अधिकार क्या है? और आप लोग तो कहते हैं ना कि असली मुसलमान किसी से डरता नहीं है। तो अरे भाई, फिर तो या तो आप नकली हो, क्योंकि सुरेश चौहान के से आप डर क्यों गए? ऐसा क्या होने वाला था? क्या यहां से कोई ऐसा मैं न्यूक्लियर बटन दबाने वाला था कि देश के कुछ विशेष हिस्सों में फट जाता? नहीं, 15 वर्षों से चला रहा हूं, वही दिखाने वाला था। खैर, लेकिन मैं उत्तर देना चाहता हूं क्योंकि आपके पीछे जो गलत कारणों से लोग खड़े हैं, मुझे उनके फोन आने लगे कि सुरेश जी, भले ही मैंने एनडीटीवी पर आपके खिलाफ बोल दिया हो, लेकिन मुझे तथ्य पता नहीं था, मेरे तो मन में ये भावना है, मैंने भले ही ये ट्वीट कर दिया हो। ऐसे भी लोग हैं। हालांकि मैं उनको कोई बहुत सत्पुरुष नहीं मानता। जो कठिन समय में इस प्रकार से बहाने बनाकर छुपता है, वो हमारा क्या हो सकता है? खैर, आगे बढ़ते हैं। और क्या कहा गया? देश की सर्वोच्च परीक्षा को एक जाति में कैसे जोड़ा जा रहा है? भाई, जो फैक्ट है मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि यही विषय मैं लगातार आपके सामने रख रहा हूं। समाचार के रूप में अभद्र भाषा का प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? अरे, आपके हीरो
जिनके गाने पर आप डुलते हो, थिरकते हो, वो तो इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को रंडी से भी गलत शब्दों का उपयोग करता है। मैं तो करना नहीं चाहता, बताना चाहता हूं आपका मुनव्वर क्या कहता है। मैंने तो ऐसा शब्द कभी यूज नहीं किया, ना करूंगा, ना मेरे संस्कार है, ना मुझे जरूरत है। जिनको नंगा करना, एक उंगली का इशारा करना पर्याप्त है, उनके लिए मैं गलत शब्दों का उपयोग क्या करूं जो मूलतः नंगे हो। और इसलिए ऐसा कहना भी गलत है। क्या पत्रकारिता ऐसी होती है भाई? कैसी होती है पत्रकारिता? एनडीटीवी जैसी होती है क्या? मेरे ऊपर प्रोग्राम किया और मुझे ही नहीं बुलाया। भाई पत्रकारिता का तो पहला सिद्धांत है कि जिसके खिलाफ कार्यक्रम करे उसको बुलाओ, वो नहीं आ सकता तो उसकी प्रतिक्रिया लो, टेक्स्ट में लो, फोटो में लो, फोन में लो, कैसे भी लो। लेकिन नहीं किया। आधे घंटे का प्राइम टाइम देश का अपने आप को सबसे निष्पक्ष चैनल एनडीटीवी मेरे ऊपर कार्यक्रम करता है। मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं जो मेरा हर वैचारिक विचारों का जो विरुद्ध है व्यक्ति, उसके भी घर में जाकर कार्यक्रम करके आया हूं। कपिल सिब्बल के घर गया था, जो पूछना है मैंने दिग्विजय सिंह के घर में जाकर पूछा था कि आपके नाम के पहले श्री लगाओ कि मोहम्मद लगाओ, मैं कंफ्यूज हूं, मुझे पता नहीं है। आज भी पूछ रहा हूं। तब उन्होंने जो उत्तर दिया स्वीकार्य है। मैं आजम खान की यूनिवर्सिटी में जाकर, उसके यूनिवर्सिटी में जाकर कार्यक्रम करके आया हूं। भाई मेरे से डरने का क्या कारण है? और मैं कौन सी अभद्र भाषा का उपयोग करता हूं? मुझे सबूत दे, मैं उस पर विचार करने के लिए तैयार हूं। मेरे ऊपर ये पत्रकारिता है? पत्रकारिता निरपेक्ष होती है, एक विचारों की नहीं होती। इस पर मैं जरूर बोलना चाहूंगा। मित्रों, मैं कोई वो पत्रकार नहीं हूं जो सैलरी के लिए पत्रकारिता करता, ना मैं चैनल का ऐसा मालिक हूं जो बैलेंस शीट में मुनाफे के लिए चैनल चलाता है, ना मैं ऐसा संपादक हूं जो टीआरपी के लिए चैनल चलाता है। मेरा तो स्लोगन है, घोषवाक्य है, केवल चैनल नहीं देश नंबर 1 बनाना है, राष्ट्र सर्वप्रथम है और राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हम तैयार है। हमारे तो हीरो भगत सिंह है जो एक विचार की पत्रकारिता करते थे। मेरे हीरो लोकमान्य तिलक हैं जिन्होंने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसको मैं लेकर रहूंगा। मैं भी कहता हूं हिंदू राष्ट्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा। अगर बाल गंगाधर तिलक गलत नहीं थे तो सुरेश चौहान के कैसे गलत हो सकता है? अरे आप लोग तो कौन से देशों से पैसे लेके क्या क्या न्यूज चलाते हो। अभी तो देखिए मोदी सब खोलने वाले, कोई नहीं बचेगा इस देश का गद्दार। सब पता चलेगा कि जब एडवर्टाइजमेंट का रेट 1000 रुपए है तो किसी विशेष अभियान के दौरान चलने वाले विज्ञापनों का रेट 2-2, 4-4 हजार रुपए कहां से हो जाता है? कैसे पैसे आते हैं खाते में? क्या ऐसे पिछले दरवाजे से आते हैं? विदेशी कंपनियां उधर डील करती है, पैसा यहां डिलीवर होता है। खैर, आज मेरा आज टारगेट वो नहीं है। आज मैं इस देश के तमाम उन लोगों को जो मेरा साथ दे रहे हैं उनके सामने मेरा पक्ष रख रहा हूं, और जो मेरा विरोध कर रहे हैं उनको भी मैं मेरा पक्ष रख के अपनी बात को आपके सामने रख रहा हूं। आरोप क्या है? अगला आरोप है भगवा जैकेट पहनकर टीका लगाकर कार्यक्रम क्यों कराया जाता है। मैं इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट हूं। मेरा भगवा मेरे माथे पर लगा हो या मेरे शरीर पर पहना हो, यह मेरी धार्मिक पहचान है, मेरी सांस्कृतिक मेरा परिचय है, और यह पहनने के बाद मुझे सत्य निष्ठा पर चलने का मेरा मार्ग और प्रशस्ति के साथ चलने के लिए ताकत मिलती है। और इसलिए मैं इस देश की राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए इसको पहनकर चलता हूं। मैंने इसको पहनकर ना किसी का धर्म लूटा, ना मैंने इसको पहनकर कभी किसी धर्म को गाली दी, ना मैंने इसको पहनकर कभी अनैतिक गैर कानूनी कोई काम किया। मैं पहनता था, पहनता हूं और पहनता रहूंगा। ये वचन देता हूं, कुछ भी हो जाए भगवा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस देश के तिरंगे से भगवा जब हट जाएगा ना तो ये देश ना रहेगा, ना इस देश का झंडा रहेगा, क्योंकि उसको घटाने का प्रयास हो रहा है। उसकी मात्रा जनसंख्या के रूप में क्यों ना हो, रंग के रूप में क्यों ना हो, या उसके सांस्कृतिक अस्तित्व के रूप में क्यों ना हो, यह अनुपात घटाकर उस भगवे को घटाने का प्रयास हो रहा है। होने नहीं देंगे, ध्यान रखना। यह कहा जाता है कि मैं इस देश के भाईचारे को तोड़ रहा हूं। पहले तो आप तय करिए कि भाई सुन्नी मुझे बताए कि सिया आपका भाई है क्या?
और सिया भी बताए कि भाई सुन्नी तुम्हारा भाई है क्या? जिन्होंने बहनों के साथ भाई जैसा व्यवहार नहीं किया, और सुरेश चौहान के और देश के हिंदुओं को भाईचारे का गाजर दिखाकर भ्रमित करेंगे? मैं किसी भ्रम में नहीं हूं। हां, वो मेरा हर व्यक्ति भाई है जो इस मातृभूमि को अपनी मातृभूमि मानता हूं। मैं हर उस व्यक्ति का भाई हूं जो इस मातृभूमि को पितृभूमि मानता हो, जो इस देश को राष्ट्र मानकर इसके साथ जीना चाहता हो, जिसके ना भगवान दूसरे देश में है, ना जिसकी आस्थाएं दूसरे देश में है, जो इसको पुण्य भूमि कर्म भूमि मानता हो, वो मेरा भाई है। वो किस भगवान को पूछता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना वो किस जाति का है, प्रांत का है, भाषा का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तय करिए, बोलिए मेरे साथ वंदे मातरम, मैं आपको भाई मानूंगा। लेकिन जो नहीं मानूंगा उसका नाम भले ही हिंदू हो, मेरा वो भाई नहीं हो सकता। आगे क्या कहा गया है? यूपीएससी के ऊपर है, मैं उसका उत्तर आज नहीं देना है, इसलिए मुझे जरा बारीकी से देख देख कर जवाब देना पड़ रहा है। मैं देश को तोड़ना चाहता हूं, आरोप लगाया गया है। मुझे पता नहीं कि माननीय न्यायालय ने इतना बड़ा आरोप मेरे ऊपर लगने के बाद मेरी बात सुने बगैर आदेश दे दिया है। आरोप लगा है कि मैं देश को तोड़ना चाहता हूं। अरे मैं ही वो पत्रकार हूं जो पिछले 15 वर्षों से टाल ठोक के अपने चैनल पर हर 14 अगस्त को कहता हूं कि मुझे मेरा अखंड भारत पुनः बनाना है, और उसके लिए मैं शपथ लेता हूं, प्रतिवर्ष कहता हूं। मैं तो मेरे देश के कुछ लालची नेताओं ने प्रधानमंत्री जल्दी बनने के मोह में जो देश का टुकड़ा तोड़ दिया, या मेरे देश के तथाकथित कुछ बापुओं ने मेरे देश को भ्रमित करके जो देश का विभाजन किया, उसको इस मूल भूमि के साथ पुनः जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूं। अपना अंतिम सांस, अपने खून का हर अंतिम कतरा इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र पुनः बनाने और अखंड भारत बनाने के लिए लगाऊंगा। ये मेरा संकल्प है। मैं तो जोड़ने वाला आदमी हूं, तोड़ने वाला नहीं हूं कि मैं आपके साथ रह नहीं सकता इसलिए मुझे अलग दे दीजिए, कभी नहीं। जो गलती हुई वो भी दुरुस्त करेंगे और दूसरी गलती होने नहीं देंगे। अगर कोई ये मान रहा है कि मेरे जैसे आवाजों को रोककर वो इस देश में लूट खचोट कर सकता है तो सावधान रहे। आज हिंदू जाग चुका है, और जागा हुआ हिंदू 1 सेंटीमीटर जमीन तो छोड़ो, ये जो गद्दार नमक हराम ओवैसी कहता है ना कि जाएंगे नहीं पाकिस्तान, अगर जाएंगे तो ताजमहल लेके जाएंगे, कुतुब मीनार लेके जाएंगे, फलाना लेके जाएंगे। अरे तुम्हारे बापजादा को भी कुछ लेके जाने नहीं दिया था, और ना तुमको लेके जाने देंगे, ध्यान रखना। और जब तक यहां के पापों का हिसाब नहीं होता तब तक तो जाने भी नहीं देंगे, क्योंकि 10,000 के रुपए के जमानत पे तुम इस देश के विरुद्ध युद्ध लड़ने के आरोपों पर बाहर हो, भूलना मत। और इसलिए ये आरोपों पर मेरा उत्तर है। मेरे पास और भी, मैंने कहा ना, इतने 1000 पेजेस का आरोप लगा है, उत्तर देने हैं। कल भी आपके सामने आऊंगा, देश के विशेषज्ञों को लेकर आऊंगा। क्या ये पत्रकारिता और ऐसे चैनल चलाया जाएगा? उत्तर पूछूंगा। लेकिन अभी कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। पुणे से संजय परदेसी बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। अभिनंदन। कोर्ट ने भले ही स्टे दिया हो, लेकिन कोर्ट ने स्टे दिया, इसका मतलब ये है कि उनमें कुछ गलती थी, वो गलत है, इसलिए वो डर के मारे स्टे लेके आए। इसलिए वो स्टे भी हमारी विजय ही है। और साथ में लोकतंत्र है, अगर न्यायालय बिना सुने एक तरफा स्टे देता है तो न्याय व्यवस्था में भी सुधार होनी चाहिए। ये भी हम आपको बात आपको रखनी पड़ेगी। न्यायालय ने इतनी बड़ी गलती कैसे की, ये हमको देखना होगा। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हाँ जी सुरेश जी, जय श्री राम। जय श्री राम, बोलिए। सुरेश जी, ये 1947 की गलती नहीं, साजिश पंडित नेहरू की और जो तकले की, तकला बापू की। आप शब्दों को उपयोग मत करिए। हाँ, बापू जिसको तथाकथित बापू बोलते हैं, तो उसकी साजिश के कारण पाकिस्तान बना। और उस समय तय हुआ कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, फिर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना? जब आप लोगों ने तय करके साइन किए कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता,
तो क्यों रखा है इस देश में मुसलमानों को, हिंदुस्तान में, भारत में? और इन मुसलमानों को जब आप रखोगे तो जहां भी गए जो हैं, इस प्रकार के कॉलर है और जब अपनी बात को रखते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तब लोग कहते हैं कि सुरेश चौहान के ऐसे ऐसी बातें अपने चैनल पर दिखाता है कि वो गैर कानूनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कॉलर यहां पर बोल रहे थे, भले ही बापूजी के बारे में उन्होंने जो शब्द कहे वो इस कार्यक्रम का हिस्सा ना हो, हम गांधी जी से असहमत हैं, उनके तमाम विचारों से, लेकिन हम अपशब्दों का उपयोग भी नहीं करेंगे। हाँ, जो बात ये कॉलर कह रहा है कि भाई जब पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना तो हिंदुस्तान में ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना? मैं आपको बता दूं, ये बात उठाने वाले ये जो कॉलर है पहले और आखिरी व्यक्ति नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने भी कहा था, उन्होंने कहा था कि विभाजन की गलती मत करो, और अगर कर रहे हो तो अंतिम हिंदू जब तक पाकिस्तान से भारत नहीं आता और अंतिम मुसलमान भारत से पाकिस्तान नहीं जाता, तब तक मैं इस विभाजन को नहीं मानूंगा। हमारे पूज्य बाबा साहब ने जो कहा है उसको हमें दोबारा इतिहास के आज के परिप्रेक्ष्य में पूछने में क्या हर्ज है? पूछ ही रहे हैं ना, हाथ पकड़कर भेज तो नहीं रहे। क्या आपको इस देश के खिलाफ तोड़ने और देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायाधीश, पत्रकार, किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोलने का अधिकार है? और हमें हमारे महापुरुषों ने देश की संसद में बोले हुए वाक्यों को, पुस्तकों में लिखे हुए वाक्यों को भी बोलने का, उसको याद करने का, आज के गलती को पुनः ना हो इसके लिए या उसको दुरुस्त करने के लिए सोचने का मौका नहीं है और हम वो बोलेंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। क्या कहना है आपको? बोलिए बोलिए। मैं बोल रहा सर, ये सब का कारण जानते हैं, बस ये है कि जो अपने ऊपर जो एजुकेशन एक्ट 1835 थोपा गया लॉर्ड मैक्लेयर के द्वारा, हाँ, जिसके कारण अभी तक जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर थे जिन्होंने सच्चाई को लोगों के मतलब हिस्ट्री से मिटा दिया। हेलो, आप धन्यवाद। इसके कारण सही बात। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हेलो, हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लोग जो मतलब आरोप लगा रहे हैं कि ये मतलब आपका जो यूपीएससी को आप एक्सपोज कर रहे हैं वो कम्युनल है, तो फिर जब आरोप लगा था पद्मावत और पीके जैसी मूवीज को, तो इनको तो वो भी मूवीज मतलब बैन करनी चाहिए थी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज क्यों की? इस देश में मुसलमान के लिए एक न्याय और हिंदुओं के लिए एक न्याय, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है मेरे मित्र, बहुत बार हुआ है और बार झेलते रहे, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र इस पे आरोप लगा रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र बोल रहे हैं कि ये मतलब कम्युनल है, तो मतलब आप लोग क्या है जो सीएए एनआरसी के मतलब खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, और आप लोग मतलब दिल्ली दंगे, बेंगलोर दंगे, इन सब में सब शामिल रहते हैं, आप लोग क्या है? चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। बोलिए सर, अगर सबसे ज्यादा यहाँ पर मुसलमानों को हक दिए गए हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पर मुसलमानों को शक्ति दी गई है, और तब भी वो देश विरोध में बोलते हैं, और सुदर्शन न्यूज जो है हमेशा से देश के हित में बात उठाता आया है, तो उन्हें वो क्यों चुभती है, क्यों उन्हें बुरी लगती है? धन्यवाद। अगले कॉलर, फिर कार्यक्रम के अंतिम छोर की तरफ हम जाएंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो, जय हिंद। हेलो, बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम, बोलिए। हाँ, हेलो, बोलिए बोलिए। हिंदू मुस्लिम वाली बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। चैनल बिल्कुल संवैधानिक, सबके लिए बराबर है, ये देश बराबर है, इसमें ना कोई हिंदू ना मुसलमान। जिसके अंदर जो स्टूडेंट है, जिसमें दिमाग होगा, वो आईएएस भी बनेगा, आईपीएस भी बनेगा। चलिए, मैं वो तो सारा चिट्ठा खोलूंगा ना, वो मैंने अभी कहा छोड़ दिया है, वो तो मैं हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा शो रहेगा, थोड़ा सा आगे गया है ना, वो उस पर आज नहीं बात करते। आज माननीय न्यायालय के तमाम आदेशों का हमने पालन किया हुआ है और उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उसके बाद मैं कार्यक्रम के समापन की तरफ बढ़ूंगा। जय हिंद, बोलिए।
क्या कहना है आपको? हाँ बोलिए। हेलो बोलिए हेलो बोलिए भाई, हेलो हेलो करते रहेंगे तब तक उधर कोई चोर कुछ लेके जाएगा। हेलो सर, आप सवाल करना। हेलो बोलिए। चलिए धन्यवाद। मैं समझ सकता हूं कि आज हमारे पास जितनी फोन लाइनें हैं, हमारे जो PRI लाइनें, उसके ऊपर एक साथ 36,000 से ज्यादा फोन हम एक साथ लोग कर नहीं सकते, वो सारी लाइनें फुल है और हमारे पास अब आज फोन लेना संभव नहीं। मित्रों, आज तो मैं बस आपके सामने खड़ा हुआ, मैंने कोई पैकेज नहीं चलाया, मैंने कोई भी गेस्ट आपके सामने नहीं रखा, बस बिंदास बोल में इस देश के कॉलर इस समय में कॉल करते हैं। आज का शो भले ही इसको बिंदास बोल कोर्ट ना कहे, लेकिन इस देश के आम लोगों को अपने मन की बात कहने का जो मंच है उस पर, इसलिए मैंने कॉलर को लिया। कार्यक्रम के आखिर में मैं अपनी भूमिका को और थोड़ा स्पष्ट कर दूं। मित्रों, मैंने आज तय करके हिंदू राष्ट्र से लेके भगवा से लेके मुसलमान से लेके तमाम विषयों पर मेरी भूमिका स्पष्ट की, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में देश ही नहीं विदेश में भी कई लोग देख रहे हैं और इसलिए चोरी छुपे कोई एजेंडा नहीं, कोई बात पीछे पर्दे के पीछे कुछ कहूंगा और टीवी पे भाई क्या करूं, मैं तो टीवी पे ऐसा नहीं कह सकता, पत्रकारिता अलाउड नहीं करती, इसलिए मैं स्टूडियो के बाहर कुछ स्टूडियो में कुछ, ये वाला सुरेश चौहान के नहीं है, ना कभी भी होगा। जो है, जो बात मैं सपने में सोच सकता हूं, जो मैं अपने मित्र के साथ बैठ के बात कर सकता हूं, किसी के कान में कर सकता हूं, वही बात मैं टीवी पर करता हूं और करता रहूंगा, किसी भी कीमत पर करता रहूंगा जब तक जान है और वो ईश्वर के हाथ में है। मैं सत्य से कभी डगमगाऊंगा नहीं। इस देश के लिए जो जो मुद्दे मैंने उठाए, शुरू में उसका इग्नोर किया गया, बाद में उसका विरोध हुआ, बाद में वो सारे की सारे मुद्दे इस देश का कानून बने, नियम बने और इस देश को बचाने में उनका निर्णायक उपयोग हुआ। मैं दावा करता हूं, इस देश की जो लोकतंत्र की सिस्टम है, जिसमें कार्यपालिका, विधिपालिका, न्यायपालिका और खबर पालिका, ये जो 4 पालिकाएं हैं, इन 4 पालिकाओं में कार्यपालिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधिपालिका हर 5 साल में चुनाव में बदलती है। न्यायपालिका का प्रत्यक्ष कार्यपालिका के तरह एग्जीक्यूशन नहीं है और मीडिया जो है, जिसको खबर पालिका कहा जाए, उसका काम तो बस अपना आवाज उठाकर पक्ष रखना है और इसलिए देश चलाता तो कार्यपालिका है और इसलिए कार्यपालिका को ही हाईजैक होने देना और इस देश के सिस्टम पर कब्जा करना, यह मैं कैसे होने दूंगा? नहीं होने दूंगा। और इसलिए आज का एपिसोड भले ही यहां पर मैं रोक रहा हूं, लेकिन मित्रों, यह अभियान नहीं रुक रहा है, अभियान और ज्यादा गति के साथ चलेगा, क्योंकि मेरे से कई मुद्दों पर या मेरे स्टाइल से भी सहमत न होने वाले भी देशभक्त जान चुके हैं कि अब 4-4 दिशाओं में मुंह करके नहीं चलेगा। सबने मेरा साथ दिया है और मैं उन सब का आभारी हूं। हम सब ने ये सारा यज्ञ जो किया है वो राष्ट्राय स्वाहा के लिए किया है। आज का कार्यक्रम यहीं पर रोकते हैं, कल फिर आऊंगा, कल भी न्यायालय के पास जाऊंगा और कल न्यायालय अगर अनुमति देगा कल ही शो करूंगा, आपको बताऊंगा। संडे भी जाने का प्रयास करूंगा। इस देश में गद्दारों के लिए रात को 2 बजे न्यायालय खुलते, देखते हैं हमारे लिए कब कब खुलते, नहीं तो 7 तारीख तो है ही, आपके पास सूचना आएगी। आज आपने समय निकाल कर ये कार्यक्रम देखा, मेरे हृदय की भावनाओं को आपके सामने रखा, आपने सुना, आपकी प्रतिक्रिया आई है। शो के बाद भी मैं ट्विटर पर उत्तर देने के लिए उपलब्ध रहूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से